हेलो बच्चों। बढ़िया हैं सब। अपने चैनल कंपटीशन गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, परमाणु संरचना और परमाणु के जो मूल घटक हैं इनके बारे में जो भी कुछ बेसिक आउटलाइंस थी वो मैंने आपको बताई। आज उसी डिस्कशन से रिलेटेड हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चंस की बारीकी को जानते हुए उन्हें सॉल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। मैंने कल ही बताई थी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने बताया भी था कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं और इनके टोटल को मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं पालना है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाएगा और इनके टोटल को मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, रदरफोर्ड के एल्फा कणों के प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई? मैंने कल आपको बताया था कि जब रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर एल्फा कणों की बौछार करी तो जो एल्फा कण परमाणु के नाभिक से गया था वो अपने मार्ग पर सीधा लौट आया था। तो इसी प्रैक्टिकल से ये देखा गया था कि परमाणु के नाभिक में यानी परमाणु नाभिक में यानी परमाणु के सेंटर में एक पॉजिटिव सॉलिड पोर्शन होता है जिसे नाम दिया जाता है क्या भला? परमाणु नाभिक। तो याद रहे रदरफोर्ड के एल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। सब कुछ पढ़ा चुके हैं, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा जानते हैं बच्चा लोगों। प्रतिद्रव्य कण को हम एंटी कण भी कह देते हैं भाई बच्चा लोगों। एंटी कण क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं कि ऐसे दो कण, मान लिया एक पॉजिटिव पार्टिकल, ऐसा नहीं है कि जो एंटी पार्टिकल्स है दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नो नो नो, दे कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं एक बात समझा रहा हूँ आपको। तो मान लिया एक पॉजिटिव पार्टिकल है और एक नेगेटिव पार्टिकल है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रही, बिल्कुल ध्यान रह जाए कि एंटी कण जो होते हैं, जो प्रतिद्रव्य जो कण होते हैं, इनके चार्ज और मास लगभग बराबर होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो ऐसे दो कणों को हम एंटी कण कहते हैं। अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1e0 और एक होता है +1e0। अगर मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन है तो पता है ये कौन है? ये पॉजिट्रॉन है। ये कौन है? हमारा पॉजिट्रॉन है। तो भाई याद रहे बच्चा लोगों, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण प्रतिद्रव्य कण कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्योंकि दोनों पे बस केवल चार्ज अपोजिट है, ओनली द चार्ज इज अपोजिट बट देयर मासेस आर इक्वल। हाँ चार्ज अपोजिट जरूर है बट चार्ज का अमाउंट बराबर है दोनों पे। दोनों पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है बट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो याद रहेगा इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण को याद रहेगा पॉजिट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पॉजिट्रॉन कहा जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, जे चैडविक ने किस उपपरमाणुीय कण की खोज करी थी? मैंने कल बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। तो भाई याद रहे यहाँ पर जो चैडविक है वो न्यूट्रॉन की खोज से संबंध रखते हैं। मैंने बताई भी थी कल आपको इक्वेशन न्यूट्रॉन की खोज के लिए। इन्होंने क्या किया था? 7n14 पर एल्फा कण की बौछार करी थी ना, तो इससे हमें क्या मिला था? 6c और एक मिला था 0n1। तो 14 4 18। तो यहाँ पे कितना रह गया? नहीं 6 नहीं आएगा, सॉरी 8o और कितना आएगा?
14 4 18, एक इधर चला गया 8 O 17। ये नहीं है भाई, ये नहीं है जी, ये नहीं है जी, ये नहीं है, गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, इसको रेस कर देते। ये नहीं है भाई, बेरिलियम पर की थी, ये तो प्रोटॉन की खो जाएगी भाई, इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी। हाँ, तो चैडविक ने 4Be9 पर यानी बेरिलियम पर एल्फा पार्टिकल की बौछार करी थी, तो ये चेंज हुआ था कार्बन में, और एक उदासीन कण न्यूट्रॉन बन गया था। ये 6 होगा, 9 और 5 14, 14 में से एक चला गया 4Be9, और 4 9 और 4 13, 13 में से एक चला गया तो कितना बचेगा 12। तो ये वो इक्वेशन है जिसके द्वारा चैडविक का संबंध न्यूट्रॉन की खोज से है। तो भाई चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित माना जाता है। किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे जे थॉमसन। बताई भी थी मैंने कल आपको कि जे थॉमसन ने ही तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस कण को सकारात्मक आवेश कहा जाता है? बस वो सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव। मैंने कल बताया था आपको कि किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन पर, है ना, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भाई याद रहे यहाँ पर जो सकारात्मक आवेश होता है वो किस में होता है? प्रोटॉन पर, और प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर एक इकाई धनावेश होता है। आगे बढ़ेंगे। जिस उप परमाणविक कणों में सामान्य उस परमाणु के कणों से विपरीत गुण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। प्रतिकण कहते हैं, मैंने भी बताई थी। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं तो उन्हें हम याद रहे बच्चा लोगों प्रतिकण कहते हैं, एंटी पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल, एंटी कण या प्रतिकण। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? नेगेटिव। मैंने कल बोला था आपको 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 बोला था ना, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन कौन से के साथ? डी के साथ जाएंगे। सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते चलेंगे। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी मौजूद हैं परमाणु में। न्यूट्रॉन को छोड़कर भाई क्रोमियम में तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, कार्बन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मैग्नीशियम में। जरा हाइड्रोजन को देखें। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो क्रमांक यानी Z बराबर 1, प्रोटॉन बराबर 1। एक फॉर्मूला जानते हैं, Z बराबर P बराबर E, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। बट हमसे कोई पूछे न्यूट्रॉन कितना होगा तो न्यूट्रॉन इसमें 0 होगा। तो याद रहे हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इसकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे बी के साथ, हाइड्रोजन के साथ। कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है? भाई न्यूट्रॉन है, बिल्कुल है भाई, न्यूट्रॉन हमारा है। प्रोटॉन है, हाँ जी प्रोटॉन भी है, जिसे हम P पॉजिटिव लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी इलेक्ट्रॉन भी है, बस जिनोन नहीं है। जिनोन क्या है? अगर आपको ध्यान दें, ये निष्क्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सब निष्क्रिय गैसें होती हैं, है ना। और ये सभी की सभी कौन से समूह में होती हैं? आवर्त दीर्घाकार आवर्त सारणी के 18वें समूह में, और पहले आवर्त सारणी में इसको समूह को हम शून्य समूह बोलते थे। तो याद रहे यहाँ पर ज़ीनोन एक उप परमाणु कण नहीं है, बल्कि ज़ीनोन एक निष्क्रिय गैस है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है? प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है? प्रोटॉन में धनात्मक आवेश प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻ कूलाम। बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। यहाँ से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा
ये पावर प्लस है, हमें -19 पावर लानी है। थोड़ा कंप्यूटर से थोड़ा ये पावर ऊपर लगेंगे, इसलिए मैं आंसर वाले कॉलम को हमेशा ऊपर ही लिख के चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब भाई अगर प्लस पावर में मास होने लगे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रोटॉन तो एक बहुत छोटा सा कण है भाई, मूल कण है ना, उप परमाणविक कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इनके चार्ज और मास बहुत कम होते हैं, माइनस पावर में ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसने किया था? कल मैंने बताई थी आपको लेक्चर में अपने में कि कैथोड का जो एक्सपेरिमेंट है जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, वो करी थी किसने? जे थॉमसन ने करी थी। भाई बच्चा लोगों को याद रहे, किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं किसके द्वारा? रदरफोर्ड ने किस पे बौछार करी थी? स्वर्ण पत्र पर ही तो अल्फा कणों की बौछार करी थी। अरे भाई इन्होंने कहा जी, आपने रदरफोर्ड जी ने इतना महंगा सोने का ही पत्र क्यों लिया था? क्योंकि उससे प्रकीर्णन ज़्यादा होता है भाई, स्कैटरिंग जो होती है अल्फा रेज की ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई रदरफोर्ड सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम। ओके, चलिए। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी भाई। किसकी खोज हुई थी? परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को पतली पन्नी पे किसकी पे डाला गया था? सोने की पन्नी पे डाला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? तो क्या होता है बताते हम आपको। ये मान ले ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये कोष ले लिए, K, L, M और भी हो सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फोटॉन को क्या करता है? अवशोषित। तो पता है वह, मान लिया ये K हो गई, ये L, M, N, यानी पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है ना, और वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुकता है, फिर लौट आता है। इससे स्पेक्ट्रम में क्या बन जाता है? रेखाएं बन जाती हैं, जिसे नाम दिया जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के इस व्यू के आधार पर ही रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई थी। क्यों? सॉरी, बोहर के। देखिए रदरफोर्ड पे एक खास बात थी कि एक तो वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके थे, और दूसरा वो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सके थे। तो पता है बोहर ने अपने इसी एक्सपेरिमेंट से रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करी थी। और एक बात और बता देता हूँ कि बोहर ने अपने इसी एक्सपेरिमेंट से परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या करी थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, जिनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में चक्रण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ना अवशोषण होता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तो दो बातें जिन्हें रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, परमाणु के स्थायित्व को बोहर ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे और बोहर ने रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करी थी। तो यहाँ हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अगले बाहरी कक्षा में, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? ये रदरफोर्ड है भाई। रदरफोर्ड ने ही तो परमाणु नाभिक के बारे में बताया था। और भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में होता क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स में हम रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जैसे नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, तो वहाँ पर होता क्या है? न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ही
अपने एक्सपेरिमेंट को बता करके न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी अपनी एंट्री कर ली थी। तो याद रहे, तो यहाँ पर ये रदरफोर्ड के बारे में ही जानकारी जाएगी। किसके बारे में जाएगी? रदरफोर्ड के बारे में। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को, ओहो, मैंने बताया था आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, ये बोहर थे और बोहर ने ये कहा था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। k में कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 1 का वर्ग बराबर कितनी? 2। l में कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 2 का वर्ग 4 दूनी 8। m में कितनी हो जाएगी? 2 और जी 3 का वर्ग 3 तिया 9 दूनी 18। ऐसे ही l में कितनी हो जाएगी? 2 4 का वर्ग 4 चौक 16 दूनी 32। ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। KLM KLM KLM, ये O है भाई, O। KLM नहीं जी N और ये कौन सी आएगी? O। तो O में कितनी होगी? 2 और 5 का वर्ग 25 25 दूनी कितनी? 50। तो KLMNO। ऐसे ही पहली कक्षा, ये कौन सी कक्षा है हमारी? पहली में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और जी चौथी में होगी 32 और पांचवी में कितनी होगी? 50। तो याद रहे, तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n²। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। डी है जाएगा हमारा ऑप्शन। m कक्षा KLM 2 8 18, पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M, 2 8 18 18 वाले ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। तो भाई M में अधिकतम संख्या कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? 18 होगी भाई बच्चा लोगों। तीसरी कक्षा, तीसरी कौन सी हो गई भाई? पहली हो गई, आप ध्यान रहे, पहली हो गई K, दूसरी हो गई L और तीसरी हो गई M। तो भाई साहब, और चौथी कौन सी हो गई? KLMN। तो हमसे कहता है कि तीसरी कक्षा सेल के रूप में किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो तीसरी कक्षा हमारी कौन सी आएगी? M। याद रहे आपको, KLMN जो कक्षाएं होती हैं या जो कोष होते हैं, इन्हें अंग्रेजी के अक्षरों KLMN आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो भाई तीसरी कक्षा कौन सी बनेगी हमारी? M। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। अगला है तीसरे सेल में, अभी बताई थी मैंने आपको, KLM 18 होगी भाई। तीसरे सेल में कितनी होगी? 18 होगी भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे भाई? परमाणु संख्या मतलब Z, और जी Z कितना हो गया? 13। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 13। और 13 पे कौन सा तत्व होता है हमारा? एल्यूमिनियम। विन्यास कर दीजिए 2 8, 3। तो भाई इसमें कितने सेल हुए? पहला सेल हुआ K, दूसरा L, तीसरा M। तो टोटल कितने सेल हो गए इसमें? 3 हो गए भाई। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। ध्यान रहे इस बात का आपको। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने वाले पहला स्तर K, दूसरा L, M, N, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो भाई हमसे कौन सा पूछता है? चौथे में पूछ रहा था। 32 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम की बात कर सकते हैं हम, ज़्यादा की बात नहीं कर सकते। कम की बात कर सकते हैं, ज़्यादा की बात नहीं कर सकते। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रीवियस लेक्चर में बताया था, किसी भी परमाणु अथवा तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें संयोजक यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं।
है ना। तो भाई याद रहे वायतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहां बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम परमाणु को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में, याद रहे इन्हें यूं याद कर लेते हैं, हीना, नीना और करीना, जीरो पर रन आउट। हीना, नीना और करीना जीरो पर रन आउट। ये हमारी सारी अक्रिय कैसे आ गई? याद रहे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, नियोन का 10, 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 54 और 32 86। आज एक बड़ी बढ़िया, ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि यहाँ आपको और भी क्वेश्चन टच करेंगे। एक बेसिक बात ऐसी बता देता हूँ, किसी भी ग्रुप का आपसे अगर अगला तत्व पूछा जाएगा तो अगले तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे वो अगला तत्व आ जाए। मैं आपको बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ, जरा देखें। याद रहे जब पहले सेल से दूसरे में चलेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, दूसरे से तीसरे में चलेंगे तो भी आप 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जब तीसरे से चौथे में जाएंगे तो 18 जोड़ेंगे, अगले में जाएंगे तो भी 18 जोड़ेंगे और उसमें जाएंगे तो 32 जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ग्रुप से, अगर हमें किसी भी ग्रुप में लोअर एलिमेंट टू हायर एलिमेंट, लोअर एलिमेंट टू हायर एलिमेंट में नेक्स्ट एलिमेंट कहना चाहिए, आई वुड लाइक टू से नेक्स्ट एलिमेंट में अगर जाना है तो याद रहे पहले 2 बार 8-8 जोड़ेंगे, 2 बार 18 जोड़ेंगे और फाइनली 32 जोड़ देंगे। आपके हर क्वेश्चन निकलते चले आएंगे। यहीं से आपको कई क्वेश्चन आगे रिलेट करने वाले हैं, इसलिए मैं बता देता हूं। अब खैर में जो हमारा सवाल है बता देता हूं कि हीलियम एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अदरवाइज मैं अगर नियोन को देखूं तो नियोन बनता है 2-8, आर्गन को देखूं तो 2-8-8। तो एक बात निकल के आ रही है कि जो अक्रिय गैसें हैं, केवल हीलियम को छोड़ दीजिए जिसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अदरवाइज इसके हीलियम के अलावा जितनी भी निष्क्रिय गैसें होती हैं सबके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। इसीलिए ये गैसें निष्क्रिय होती हैं। कैसी होती हैं? निष्क्रिय। तो याद रहे हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल हीलियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि अगर क्वेश्चन रख दिया जाए कि कौन सी निष्क्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम है। इट इज ओनली द हीलियम इनर्ट गैस विच कंप्लीट इट्स डुप्लेट, जो डुप्लेट पर रहती है। अदरवाइज सभी इनर्ट गैसेस जो होती हैं दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, दे हैव 8 electrons in their outermost shell. It is only the helium which has 2 electron in the outermost shell. Next question. एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8 है। अभी बोला था भाई 2-8 दूनी 16 दूनी 18, 18 पे कौन है? आर्गन है भाई। तो क्या बनेगा? 2-8-8। और आर्गन क्या है? आर्गन निष्क्रिय गैस है भाई। आर्गन कौन सी गैस है? निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है भाई। और मैंने बताई थी जो अक्रिय गैसें हैं इन सब को हमने कौन से समूह में रखा है? 18वें समूह में रखा है। तो याद रहे एक तत्व यानी हीलियम आर्गन है 2-8-8 है, तो 18वें समूह से संबंधित है। Here we are talking about the position of the element according to the long form of the periodic table। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है
उसके आधार पर है। अगर आपको 18 नहीं दे रखा है और यदि शून्य समूह दे रखा है तो भाई वो आधुनिक आवर्त सारणी कह सकते हैं, या फिर आप मेंडलीफ नहीं आधुनिक ही कह सकते हैं। उन्होंने शून्य समूह में रखा था क्योंकि उन्होंने वर्गों का विभाजन फर्स्ट ए फर्स्ट बी के आधार पर किया था, ए और बी के आधार पर किया था। लेकिन रांग बर्नर है ना और बरी, जब इन्होंने मिलकर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल तैयार करी थी, इन्होंने तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा था, तो इन्होंने सीधा उनको 18वां वर्ग बनाया था। कितने वर्ग बनाए थे? लास्ट वर्ग होता है या 18वां वर्ग, बिल्कुल राइट हैंड पर होता है ना, एक्सट्रीम टू द राइट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या होगा? इसे क्वेश्चन कैसे करोगे? मैं बड़ा इजी तरीका बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया करो, 2 8 10 10 5 15 15। रे भाई 15 पे कौन था? 15 पे पापा। अरे पापा नहीं जी, फास्फोरस है। हाँ, पी फॉर पापा, पी फॉर फास्फोरस। तो याद रहे कि 15 किसका है? 15 फास्फोरस का है। 2 8 5। और पता है फास्फोरस किसको रिलेट करता है? नाइट्रोजन को रिलेट करता है। 2,5 है ना। तो नाइट्रोजन के भी 5 होते वैलेंसी सेल में, इसके भी 5 होते हैं। तो 2 8 5 वाला कौन सा तत्व होगा? आपका फास्फोरस होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलते हैं, थ्योरी कल हमने पढ़ ली है। उन तीनों तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये जितने भी हैं बी ई पहले लेते हैं बेरियम से, अच्छा मैग्नीशियम से लिया गया है, कोई नहीं, मैग्नीशियम से ले लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम ये क्षारीय मृदा धातु हैं। इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ऐसे ही ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्षारीय धातु होती है। इनके बाह्यतम कोश में 1 होता है। अक्रिय कैसे? हीलियम के तो 2 हैं, बाकी के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 8 हैं। मैग्नीशियम, हीलियम, नियोन, तो इसको ऐसे ले लेते हैं। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 और नियोन के बाह्यतम कोश में 8। तो हमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन वाला देखना है भाई। तो ये है भाई बी। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। 3Li = 2,1। फिर है सोडियम 11 Na 2 8 1। फिर कौन है भाई? पोटेशियम 19 K 2 8 8 1। तो भाई ये हमारी क्षारीय धातु हैं। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। उड़ी बाबा, ये क्या है भाई? ये रही लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ये सब हमारी क्षार धातु हैं। कौन सी धातु हैं? क्षार धातु हैं भाई बच्चा लोगों। और जितनी भी क्षार धातुएं होती हैं सबके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा जाता है। कौन से समूह में? प्रथम समूह में। चलिए अब जब पीरियोडिक टेबल आएगी तो इनके बारे में और भी डिस्कशंस करेंगे। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई? कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो जी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 36 है ना, 36 पे कौन आ गया? क्रिप्टॉन आ गया। तो पकड़ लीजिए 2 8 18 कितना हो गया? जल्दी के लिए 28। 18 और 10 28, और भाई 8 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 36। तो पकड़ लीजिए ऑप्शन 2 8 18 8, 2 8 18 8 बी ऑप्शन। और निष्क्रिय गैस है भाई, ये जो है कौन सी गैस है? निष्क्रिय गैस है। इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैसे भी क्रिप्टॉन बड़े काम की चीज़ है। जब मैं आपको इनर्ट गैसेस पढ़ाऊंगा देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स अबाउट एवरी इनर्ट गैस। प्रत्येक
इनर्ट गैस के बारे में आपको एक एक बात बताऊंगा। अभी क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है भाई, एम जी का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले में 2, फिर 8, 10 हो गए, 2 बचे, 2 8 2, के एल एम, के में 2, एल में 8, एम में 2, तो 2 8 2। ऐसा नहीं होगा, कभी आप लिख दे जी सही तो है 8 और 2 10 2 12, ना जी ना जी ना जी ना 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 ना, 2n² के अनुसार पे, 2n² के आधार पे, पहले 2 फिर 8 फिर 2, 2 8 8 2। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? और ये धातु किन्हें कहते हैं? जिनमें चमक होती है, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, पीटो तो फैल जाए, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिनके तार खींचे जा सकते हैं, विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ज्यादातर धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है, एक धातु मरकरी है जो द्रव रूप में पाई जाती है। याद रखना कौन सी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो मरकरी है भाई लोगों। कौन सी है? मरकरी। तो भाई धातुओं में खास विशेषता और पाई जाती है, इसको ध्यान रखना। धातुओं के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि धातुएं जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। भाई धातुओं की क्या प्रॉपर्टी बताई कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। और मैं बताता हूं आपको, जो धातुएं होती हैं इनके बाह्यतम कोश में, इनके बाह्यतम कोश में आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 तक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे। सर जी ज़्यादा क्यों नहीं मिलते? अरे भाई ज़्यादा इसलिए नहीं मिलते, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं रहेगी। फिर तो सोचेंगे भाई हम पे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग, हम तो इलेक्ट्रॉन ले लेना, ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना है। तो बट metals having 1 2 or the 3 electrons and they are having a remarkable tendency to lose the electron to attaining the stable electronic configuration। मतलब कि धातुएं अपने बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति रखती है ताकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी बन जाए। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, रासायनिक आबंधन, तो वहां पढ़ते हैं विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक बंध बनने में एक धातु होती है, एक अधातु होती है। अधातु को अष्टक पूरा करने के इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन देकर उसका अष्टक पूरा कराती है, अपना भी अष्टक पूरा कर लेती है इलेक्ट्रॉन देकर। तो याद रहे धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? भाई देख लो, बाह्यतम कोश में क्या इलेक्ट्रॉन है? 3 है, एक है, एक है, 6 नहीं है भाई, ये नहीं है भाई। 6 तो अधातुओं के में होते हैं, 4 5 6 7 8 ये अधातुओं के पास होते हैं। तो भाई ये अधातु है 2 6 वाला, ऑक्सीजन है भाई। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है क्योंकि इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेती है, साझेदारी कर लेती है। तो भाई डी ऑप्शन ठीक नहीं है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं आगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्लासिकल स्टडीज से मॉडर्न स्टडीज की तरफ चलते चलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया आते रहेंगे, देखते रहिए आप। जिस परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? भाई अभी बताया था नियोन है, बताते हीलियम भी ले लेते हैं, हीलियम भी ले लेते हैं। नियोन है भाई, आर्गन है भाई,
और भी है भाई। हीलियम एक ऐसी इनर्ट गैस है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके 8 होते हैं। अगर संयोजकता हीलियम की पूछी जाएगी तो 0 ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 0। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो कंडीशन है वो 8 इलेक्ट्रॉन वाली है भाई। कितने वाली है? 8 इलेक्ट्रॉन वाली। तो याद रहे, तो जिनके बाह्यतम कोश में, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, पूर्ण का मतलब 8 होती है, 8 वाले ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे, तो इनकी केमिकल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी 0 हो गई। तो 0 हो गई तो संयोजकता भी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इनकी संयोजकता याद रहे कितनी होगी? 0, यानी 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बच्चों, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो जो समस्थानिक हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इन्हीं के रासायनिक गुण समान भी होते हैं। तो यहाँ ढूंढ लो ऑप्शन कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है भाई। बाकी की तरफ जाओ ही मत, जाओ ही मत, जो पहले मिल रहा है। मैं तो किस तत्व में उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा देख लेते हैं अभी। कैल्शियम, पोटेशियम 2 8 8 1, लिथियम 2 3, कैल्शियम 2 8 8 2, सोडियम 2 8 1। क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो भाई कैल्शियम 2 8 8 2, तो भाई सी के साथ चले जाइए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, है ना, ये जितने भी हैं कौन कौन से? BE MG, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी, पापा राजी हो गए। तो भाई ये जितनी भी हैं, ये सब की सब पता क्या हैं? इन सबको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। ये सब क्षारीय मृदा धातु हैं और इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहां आप कैल्शियम के साथ जाइए। में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। किस में भरी होती है भाई? पता नहीं है आपको? अभी पढ़ा था आपने। ये क्या है? 54Xe। कौन है ये? 54Xe। अब आप इलेक्ट्रॉनों को भर लेना। अभी बताई थी, ये भी हीलियम भी, मतलब सॉरी, ज़ेनॉन एक निष्क्रिय गैस है और इसके बाह्यतम थोड़ा समय कम है, इसलिए इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्कैंडियम के नहीं होते। स्कैंडियम, रेडियम, ये क्षार धातु है, एक होता है, यहाँ 7 होते हैं, और यहाँ 2 8 13, यहाँ भी एक होता है। तो ज़ेनॉन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरी है। तो कौन है साहब? ज़ेनॉन है। पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आवर्त एक नई बात आ गई हमारे लिए, थोड़ा बता देते हैं, छोटे रूप में बता देंगे आपको आवर्त कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जितने कोष बनते हैं वही आवर्त होता है। कैसे? देखिए, हमसे कोई पूछे कि जी 3Li
तो 2,1। अगर हमसे पूछे कोई ये कौन सी आवर्त संख्या होगी तो होगी 2 कोष बन गए। ठीक है, बहुत सुंदर। हमसे कोई कहे 11Na 281, तो भाई क्या होगा बच्चा लोगों, आवर्त कितने कोष बने, 3 हो जाएगा। और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं BCA का। चलो 2882 कितने कोष बने, 4। तो बच्चा लोगों आवर्त कौन सा हो गया, 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जितने कोष बनते हैं, जितने कोष बनते हैं, इन कोषों की संख्या को ही हम आवर्त संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आवर्त। सवाल क्या है, पहला आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में कौन है भाई, जान ले क्या, जरा जान लेते हैं। हाइड्रोजन 1H, एक कोष बना, ठीक है। हीलियम 2 है, क्रमांक 2, कितना कोष बना, बस कितना कोष बना, 2 नहीं बना, एक ही तो बना। वह एटम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 2 है, कोष तो एक है। तो बच्चा लोगों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में एक ही कोष है ना, तो दोनों का आवर्त कौन सा होगा, प्रथम। और पहले कोष को कहते हैं बच्चा लोगों के, यहाँ के कोष थे, के और एल, यहाँ के एल एम, यहाँ के एल एम एन। तो हाइड्रोजन में, हीलियम में सभी इलेक्ट्रॉन पहले कोष में ही आ गए, के में। तो जो पहले आवर्त के तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व आते हैं। तो हमारा सवाल तो खत्म हो गया। पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में आ जाएंगे, के में ही आ जाएंगे भाई। कौन से में आ जाएंगे, के में। चलिए बात समझ में आनी चाहिए। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व एक नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक, नीचे है, उससे नीचे। जरा मैं हेलोजन परिवार की बात आई है, क्योंकि आपको पता है 17 पर क्लोरीन होती है। पता है हेलोजन कौन कौन से होते हैं, ये रहे सामने आ रहे हैं आपके। फूटा कुल्हड़ बारात आई, कहाँ से, अतरौली से। फूटा कुल्हड़ बारात आई अतरौली से, ये हमारे हेलोजन आ गए। अभी समझाया था मैंने आपको निष्क्रिय गैसों में अगर अपने से नीचे मतलब नेक्स्ट एलिमेंट लाना है तो देखो मैं इसका बता देता हूँ। फ्लोरीन का 9 है, 9 में कितना जोड़ेंगे, 8, तो कितना बनेगा, 17। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ जी, तो भाई ये आ गया 18। अब देखो एक बात बताता हूं आपको मैं, ये हमारा दूसरे आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। और क्लोरीन, क्लोरीन तीसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। और जब भी जैसे हम तीसरे से चौथे आवर्त की तरफ चलेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है। 18 का भी बताया था, याद रखना। कितने का होता है, 18 का। ये अगला आवर्त आएगा तो फिर हमारा कौन सा आवर्त आ जाएगा, चौथा। याद रहे, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा चलेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरे से चौथे आवर्त की तरफ चलते हैं तो 18 जोड़ते हैं। 17 है, 17 में 18 जोड़ दो, 17 में 18 जोड़ दो। तो भाई 17 में 18 जोड़ दो जल्दी से। 17 दूनी 34 और 1 35। तो ये कहीं ना कहीं बात आएगी 35 पर। और 35 किसका है, ब्रोमीन का है। 35 किसका है, ब्रोमीन का। तो क्लोरीन से
जो अगला तत्व है यानी परमाणु क्रमांक 17 से अगर हम 35 आगे चलेंगे तत्व को 18 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए 35 उत्तर आएगा आपका। 35 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, याद रखना। आवर्त पहले से दूसरे में 8, दूसरे से तीसरे में 8, तीसरे से चौथे में 18, चौथे से पांचवें में 18, फिर आगे जोड़ेंगे 32। याद रहे इस बात का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तत्व के बाह्यतम कोश में एक से लेके 3 इलेक्ट्रॉन किस में बताए थे, धातुओं में। तो धातुओं में बाह्यतम कोश में एक आध धातु जानते हो, नहीं जानते चलो बता देता हूं मैं। देखिए सोडियम 11Na 281, ऐसे एग्जाम्पल लो बिल्कुल एक संग सटीक बैठ जाए। 282, 13 पर एल्यूमिनियम 283। तो metals having maximum number of electron in their outermost shell they are equal to 1 to 3। तो मेटल्स के वैलेंसी सेल में 1 से लेकर 3 तक। तो भाई अगर 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन की बात है तो कौन है वो धातु है भाई, बी ऑप्शन। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न में से किसमें समान है। हाँ देखो करो जरा, देखो मैं भी पानी पी लूं भाई। ध्यान देंगे, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। ओ इधर ले लेते हैं, एक एक साथ निपटाएंगे। ओ बराबर 2,6, ए बराबर 2,7। नहीं है भाई एक जैसी इन दोनों में। आर्सेनिक और बिस्मत ये पता है, आर्सेनिक बिस्मत कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं। बी को छोड़ दो, भी आप पहले डी ले लो, जो जो हमने पढ़ लिए अभी। 18, 2, 8, 8, 19 के 2, 8, 8, 1 H, 1H, 1, 2He, 2। ये कौन सा परिवार है, आर्सेनिक और बिस्मत। नाना पापा आंटी सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 2,5, 8 जोड़े 15। जोड़ते चलो भाई जरा, जल्दी जल्दी जोड़ते चलो, जैसे मैं बोलूं मुझे उत्तर देते चलो, जोड़ते चलो। 7 में 8 जोड़े तो कितना आया 15, तो कितना बनेगा 2, 8, 5। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 18, 15 दूनी 30, 30 और 3 33। कितना आएगा 2, 8, 18, 18 और 10 28 और 5 33। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी बाह्यतम कोश में 5 आ जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी बाह्यतम कोश में कितने आएंगे 5। यानी ये वो परिवार है जिनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो भाई यहाँ आर्सेनिक और बिस्मत ये 2 हैं जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। याद रहे ऑप्शन बी। अधातुओं में आमतौर पर बाह्यतम कोश में बताए थे मैंने 5, 6, 7 या 8। जरा कोई 1-2 उदाहरण ले लेते हैं अधातुओं का जो हमारी समझ में भी आ जाए। नाइट्रोजन 7N, 8O, 2,6, 9F, 2,7, 10Ne, 2,8। तो
ये सब कौन है? ऑल आर नॉन मेटल्स, सब के सब अधातु हैं भाई, सब के सब क्या हैं? अधातु हैं। तो अधातुओं के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5, 6, 7 या फिर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? 3 कोष किसमें है भाई? जरा देखो, भूले मत करो। सल्फर 2, 8, 6, 2, 8, 3, 2, 8, 5। जरा देखें 2, 8, 8, बार बार ये आ रहा है आर्गन, है ना? कौन आ रहा है? आर्गन। तो भाई याद रहे आर्गन है। यदि तत्व ए, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको जरा जल्दी करेंगे। ए का विन्यास लिख लेते हैं बहुत जल्दी से। 1s2 कॉमा 2s2 2p6 कॉमा 3s1 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं इसलिए। बी का 1s2 कॉमा 2s2 2p6 3s2 और 3p4 है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 3p4 है, सही कर लेंगे इसे हम। तो भाई इसके वायतम को, इस पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है जरा देखें। 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 11, 11 का विन्यास कर रहे हैं, तो वायतम कोष का विन्यास 2, 8, 1 आ जाता है। जरा ऐसे देखिए इस पे कितने हैं? 10 और 6 16, 2 18 और 4 ये क्वेश्चन गड़बड़ है भाई कहीं ना कहीं। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 12 और 4 16, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 16, ठीक। 16, 16 का मतलब हो गया 2, 8, 6। जरा जान लेते हैं ए का विन्यास, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये आज। 2, 8, 1, बी 2, 8, 6, संयोजकता निकालें, बहुत इजी है। इसके वायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, त्याग देगा, संयोजकता +1 हो गई। संयोजकता कितनी होगी? +1। हालांकि 1 ही लिखना चाहिए क्योंकि वैलेंसी को साइन नहीं देते हैं, बस केवल आप समझ जाए इसलिए दिया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में साइन देते हैं, वैलेंसी में साइन नहीं देते। यहां देखें, इसको देखिए 2 हैं, वैलेंसी सेल में 6, 2 ले लेगा ये, तो इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहां आएंगे ए की वैलेंसी 1, बी की वैलेंसी 2, इसका असर इसके चरणों में, इसका असर इसके चरणों में, फॉर्मूला बन जाएगा A2B। क्या बन जाएगा? A2B। ऑप्शन सी आपके लिए आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। निम्न में दिए गए तत्वों में सबसे छोटा परमाणु आकार किसका है? याद रहे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही साइज छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ एल्यूमिनियम पे है, कितना है? +3। तो याद रहे, सोडियम पर +1 है, Mg पर +2 है और एल्यूमिनियम पर +3 है। तो यहाँ सबसे जो छोटा है, बड़ा तो होगा Na पॉजिटिव, उससे छोटा होगा Mg2 पॉजिटिव और सबसे छोटा होगा Al3 पॉजिटिव। तो सबसे छोटा कौन है? Al3 पॉजिटिव है। कौन है? Al3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान। नाइट्रोजन का कितना है? 2,5। ऑक्सीजन का कितना है? 2,6। क्लोरीन का 2, 8, 7। ब्रोमीन का 2, 8, 18। ये हो गया जी आपका हमें 35 लाना है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 7। हमें कौन सा पकड़ना है? 2, 6 वाला। तो ऑक्सीजन है हमारा यहाँ पे। कौन है? ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
बट वायतम कोश में धातुओं में क्या बताया था कि धातुओं के वायतम कोश में 1, 2 या फिर कितने 3, तो ये वाला सही है भाई, बाकी सब अधातु का है, बाकी सब अधातु का है। तो आज हमने परमाणु संरचना में पहले थ्योरी का डिस्कशन किया, उसके बाद क्वेश्चंस को देखा। मैं आपको कुछ बाकी क्वेश्चन और भेज रहा हूं, इन्हें करें और फिर आगे चलेंगे अगले टॉपिक को। बहुत बहुत धन्यवाद।